नमस्कार दोस्तों। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों में होने वाले हैं 7 सीटों पर उपचुनाव। ऐसे में कई लोग इनको मान रहे हैं कि यह आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्वार्टर फाइनल है। जी हां, सेमीफाइनल तो है नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव। जी हां, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के राज्य आते हैं। ऐसे में यहाँ पर पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं, लेकिन उससे पहले 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भी माहौल गर्म है, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना है उसके बाद से ही एनडीए गठबंधन में छटपटाहट देखी जा रही है और समझा जा रहा है कि एनडीए के घटक दल भी अब डर रहे हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव के नतीजे क्या होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे 4 सीटें उपचुनाव की ऐसी हैं जहां पर पहली बार इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की सीधी फाइट है। इनमें से एक सीट आती है उत्तर प्रदेश की, एक आती है झारखंड की और 2 आती है त्रिपुरा की। इसके अलावा 3 और सीटें हैं जो कि क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और केरल की है। केरल की सीट खाली हुई है वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के निधन की वजह से। तो आइए बात करते हैं इन 4 सीटों की और जानते हैं कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन किस तरीके से यहाँ पर फाइट कर रहा है। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। जुलाई के महीने में जिस समय इंडिया गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ और 26 दल मिलकर ये कहे कि हम इस देश में एक साथ लड़ेंगे चुनाव, यहीं से विपक्षी एकता की शुरुआत होती है। विपक्षी एकता की शुरुआत के बाद अचानक से ही 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होती है और यह 4 सीटों पर सीधी फाइट थी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की, जहां पर सबसे हाई प्रोफाइल सीट है उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा। जी हां, मऊ जिले में आने वाली घोसी विधानसभा सीट को लेकर दोनों तरफ लड़ाइयां आपको दिखाई दे रही हैं। दोनों गठबंधन ने अपने सिपहसालार इस विधानसभा सीट के लिए उतार दिए हैं। जी हां, यह विधानसभा सीट पहले आती थी समाजवादी पार्टी के ही कंट्रोल में, लेकिन दारा सिंह चौहान ने जिस समय समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी, वैसे ही उन्होंने इस विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। जैसे इस्तीफा दिया वैसे यह सीट खाली हो गई। तो इंडिया गठबंधन ने यहां पर उतारा सुधाकर सिंह को। जी हां, सुधाकर सिंह, और यह लड़ेंगे घोसी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से आने वाले सुधाकर सिंह। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर किया, वैसे ही कांग्रेस ने, सीपीआई ने, सीपीआई-एमएल ने और सीपीआई-एम, साथ ही साथ आरएलडी ने भी डिक्लेयर कर दिया कि हम यहाँ पे समर्थन करेंगे सपा के इस उम्मीदवार का। और ऐसे में बीजेपी ने यहां से उतारा दारा सिंह चौहान को, जो कि पहले यहां पर विधायक रह चुके थे। ऐसे में आप देखेंगे कि दोनों पार्टियां अपने अपने सभी बड़े बड़े नेताओं को यहां पर पहुंचा दिए हैं। जी हां, जहां पर भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक घोसी विधानसभा में टिके हुए हैं। इसके अलावा अन्य मंत्रियों की फौज भी योगी आदित्यनाथ ने वहां पर भेज दी है। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ भी इस चुनाव को सीधे फॉलो कर रहे हैं। जी हां, यह विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव सीधे लड़ा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। और इधर समाजवादी पार्टी ने भी पूरे सिपहसालार अपने उतार दिए हैं। शिवपाल सिंह यादव वहीं पर डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा रामगोपाल यादव भी वहां देखे जा रहे हैं। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र में सपा के लिए प्रचार करेंगे। सेम बात सीपीआईएम और सीपीआई-एमएल ने भी कही। उन्होंने कहा कि हमारा प्रभाव इन क्षेत्रों में काफी देखने को मिल रहा है, ऐसे में हम यहाँ पर खुल के साथ देंगे समाजवादी पार्टी का। इधर जब अखिलेश यादव पहुंचते हैं तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन ही इस बार चुनाव जीतेगा और जैसे वह चुनाव जीतेंगे सेना में युवाओं को नौकरी दी जाएगी, वह भी पूरी। जी हाँ, यह एक तरह कटाक्ष था अग्निवीर योजना पर, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल के सालों में लॉन्च की थी। ऐसे में यह बहुत बड़ा मुद्दा एक समय बना था और वर्तमान में समाजवादी पार्टी इस चीज को इस उपचुनाव में जोर शोर से उठा रही है। तो आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आमने सामने आ चुका है घोसी विधानसभा उपचुनाव में। अब देखते हैं दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह में से कौन जीतता है, क्योंकि यहाँ का जातीय समीकरण भी बड़ा उलझा हुआ है। अगर हम घोसी विधानसभा क्षेत्र को देखें तो यहाँ पे मतदाताओं की संख्या लगभग 4.5 लाख है, जिसमें से 90,000 मुस्लिम मतदाता हैं, लगभग 60,000 मतदाता दलित कम्युनिटी से आते हैं, वहीं पर 77,000 मतदाता उच्च जाति से आते हैं, जिसमें ब्राह्मण, भूमियार,
कायस्थ और अन्य जाति आती हैं। ऐसे में जातीय समीकरण भी यहाँ पर ऐसा बना हुआ है कि घोसी विधानसभा क्षेत्र अपने आप में देश में इस समय नंबर 1 पोजीशन पे चल रहा है। 5 सितंबर को यहाँ पर होगा चुनाव और फैसला आएगा 8 सितंबर को। ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों जोर आजमाइश यहाँ पर कर रहे हैं। अब चलते हैं झारखंड और वहां पर जानते हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विषय में। जी हाँ, डुमरी विधानसभा क्षेत्र से पहले विधायक थे जेएमएम से जगन्नाथ महतो। उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जेएमएम ने यहाँ पर उतारा उनकी पत्नी बेबी देवी को। यहीं पर आजसू अर्थात ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो कि एनडीए का एक घटक दल है, इसने यहां से उतारा यशोदा देवी को। इन्होंने यहां पर मुद्दा बनाया भ्रष्टाचार का। वहीं पर जेएमएम लड़ाई लड़ रही है सिंपैथी की। उनका यह कहना है कि जगन्नाथ महतो की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को यहां से विधायक होना चाहिए। जेएमएम के सपोर्ट में आ चुके हैं आरजेडी, जेडीयू, सीपीआई, सीपीआईएमएल और साथ ही साथ कांग्रेस। इन सभी ने कहा है कि यहां पर इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ाई लड़ेगा। और वहीं पर एनडीए ने भी आजसू के सपोर्ट के लिए अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सीधे इसकी कमान संभाल रहे हैं और वह वहां पर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाएगा कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र की सीट आखिर कौन जीतता है, क्योंकि यहां भी उपचुनाव 5 सितंबर को है और फैसला आएगा 8 सितंबर को। अब चलते हैं त्रिपुरा, जो कि एक समय गढ़ था वाम दलों का, लेकिन हाल के दिनों में वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। अचानक से वाम दल वहां से गायब हुए और वहां सरकार बनती है बीजेपी की। जी हां, बाएं से दाएं का शिफ्ट अगर कहीं देखना है तो त्रिपुरा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। त्रिपुरा में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और वो भी 2 सीटों पर। यह 2 सीटें जो आती हैं वह हैं धनपुर और बॉक्सनगर की विधानसभा। यहां पर सीपीआई ने अपने तरफ से उतारा है धनपुर से कौशिक चंदा को और बॉक्सानगर से मिजान हुसैन को। और वहीं पर बीजेपी ने बॉक्सानगर विधानसभा सीट से उतारा है तफज्जुल हुसैन और धनपुर सीट से उतारा है बिंदु देवनाथ को। यहाँ पर आप जानेंगे कि त्रिपुरा की यह 2 विधानसभा क्षेत्र की सीटें इस समय देश में हाई प्रोफाइल बनी हुई हैं, क्योंकि वामदल यहाँ पर सीधे मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से। और कांग्रेस जो पहले अपने कैंडिडेट को यहां उतारना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम यहां पर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक तरीके का माहौल तैयार हो चुका है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में कि अगले लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं, उसके बाद यह उपचुनाव एक तरीके का ट्रायल है जहां पर इंडिया गठबंधन अभी तक फिलहाल सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। लेकिन यह सारी बातें रिजल्ट आने के बाद होंगी कि 8 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद क्या आता है जनता का फैसला। इंडिया गठबंधन क्या एकजुट दिखाई दे रहा है, वह चुनाव जीत पाता है, या एनडीए गठबंधन जिनके पास प्रधानमंत्री का शानदार चेहरा है, क्या वह प्रधानमंत्री के नाम पर इन उपचुनावों में जीत प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। ऐसे में 8 सितंबर का इंतजार हर कोई कर रहा है, क्योंकि पहली बार देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की सीधी फाइट। और यह सीधी फाइट इतनी इंटरेस्टिंग है कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर यह असर जरूर डालेंगी। यहां तक कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों पर, उन पर भी यह उपचुनाव अच्छा खासा असर डालेंगे और देश में नैरेटिव सेट करेंगे। तो तैयार रहिए इस शानदार मुकाबले के लिए और जानिए जनता का फैसला क्या आता है। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।